समस्त प्रशिक्षुओं को नमस्कार। मैं संजय सिंह, प्रवक्ता जीव विज्ञान, डाइट कानपुर देहात। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का टॉपिक जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास का सिद्धांत सबसे पहले लेमार्क ने ही इसकी पुष्टि की है। सबसे पहले सिद्धांत लेमार्क ने ही दिया है जैव विकास का। तो इस सिद्धांत में इन्होंने बताया किस प्रकार से उपर्जित लक्षण वंशागति होते हैं। इसका मतलब थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसका मतलब जो मनुष्य वातावरण से लक्षण उपार्जित करता है, एक्वायर्ड करता है, वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। इस सिद्धांत को उन्होंने 1809 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी में प्रकाशित किया। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि उपार्जित लक्षण किस प्रकार से वंशागत होते हैं। उपार्जित लक्षणों का वंशागत का सिद्धांत लेमार्क ने दिया। ये वैज्ञानिक जो थे ये फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने ये सिद्धांत दिया और अपनी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी में प्रकाशित किया। तो इसमें हम देखेंगे ये जो सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत, यह मोस्टली 4 धारणाओं पे उपस्थित है या 4 धारणाओं पे ही अप्लाई होता है। उन्होंने जो लेमार्क ने 4 धारणाएं दी थी कि ये सिद्धांत इन्हीं धारणाओं के अनुसार ही चलेगा। इसकी पहली धारणा थी बड़े होने की प्रवृत्ति, दूसरी धारणा थी वातावरण का प्रभाव, तीसरी धारणा थी अंगों का उपयोग व अनुपयोग का सिद्धांत, चौथी धारणा थी उपार्जित लक्षणों की वंशागति। पहली जो धारणा थी बड़े होने की प्रवृत्ति, इसमें इन्होंने बताया कि किसी जीव में वातावरण में जब वो रहता है तो उसके अनुसार वो अपने आप को एडजस्ट करता है और उस वातावरण के अनुसार उसमें वो टेंडेंसी, वो प्रवृत्ति होती है कि उनके संघर्ष के करके वो अपनी वृद्धि करता है। दूसरी जो धारणा थी इनकी वातावरण का प्रभाव। तो प्रत्येक जीव जो वातावरण में रहता है, वातावरण में अनुकूल परिस्थितियां भी होती हैं, विपरीत परिस्थितियां भी होती हैं। उन विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से वो अपने आप को एडजस्ट करता है, एडजस्ट करने के बाद उसकी जो बॉडी में चेंजेज आते हैं, उनका प्रभाव उसके कायिक कोशिकाओं पे पड़ता है। वही कायिक कोशिकाओं के द्वारा परिवर्तन उनकी संतानों में आता है। तीसरी जो उनकी धारणा थी अंगों के उपयोग और अनुपयोग के सिद्धांत या प्रभाव। तो उसमें इन्होंने बताया कि जिन अंगों का हम अधिक प्रयोग करते हैं वो अंग हमारे बलिष्ठ हो जाते हैं और वो बाद तक भी कार्य करते रहते हैं या हमारे शरीर में वो बराबर बने रहते हैं, फंक्शनल रहते हैं। लेकिन जिन अंगों का हम प्रयोग नहीं करते हैं या तो वो अवशेषी हो जाते हैं या तो वो विलुप्त हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ हमारे शरीर में अवशेषी अंग होते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे हमारी एक अकल डाढ़ होती है जिसे विजडम टीथ कहते हैं, उसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। या हमारे कान में पाई जाने वाली जो पेशियां होती हैं वो भी एक अवशेषी अंग है, उसका भी हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे जो पूंछ होती है, पूंछ की जो हड्डी होती है जिसे पोस्ट एनल टेल कहते हैं, वो भी हमारे शरीर में नॉन फंक्शनल है। इस तरह से एक और हमारे शरीर में अवशेषी अंग है जिसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि हमारे बड़ी आंत से जुड़ी होती है। इसमें इसका भी कोई कार्य नहीं है। जब कभी इसमें दिक्कत हो जाती है तो इसको काट के हटा दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है, जो वंशागत के सिद्धांत, जो इस पर चौथा है, इसमें क्या होता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसमें क्या होता है कि जो वातावरण में जो हम एडॉप्ट करते हैं वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ये लेमार्क का कहना था। अब हम देखेंगे कि लेमार्क ने अपने ये सिद्धांत के किस तरह से प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। इसमें सबसे पहले आता है अफ्रीकी जिराफ। तो इन्होंने देखा कि अफ्रीका में जो जिराफ होता था तो वो जो है पहले वहाँ पे बहुत अच्छा घास के मैदान थे, तो उसकी जो गर्दन और हाथ पैर बिल्कुल नॉर्मल थे, किसी प्रकार के बड़े नहीं थे। हाँ, पीछे के हाथ पैर या गर्दन ये सब जो है एकदम बराबर थे। तो धीरे धीरे वहाँ पे ऐसे कुछ परिवर्तन हुए, जलवायु परिवर्तन हुए, क्लाइमेटिक चेंजेज आए, तो वहाँ पे एकदम रेगिस्तान हो गया। धीरे धीरे वहाँ की वनस्पति खत्म हो गई। तो वहाँ के जिराफ ने अपने भोजन की तलाश में क्या किया, जो ऊंची टहनी वाले पेड़ होते थे उन पे इस तरह से छलांग लगा लगा के उसने अपने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने गर्दन को लंबा खींचा। तो उसमें क्या हुआ, उसके आगे के पैर उठाने पड़ते थे, तो उसके आगे के पैर जो है बहुत बड़े साइज में हो गए और उसकी गर्दन भी लंबी हो गई। इस तरह से जिराफ की गर्दन की वजह से उसने पुष्टि की लेमार्क ने कि वहाँ पे जितने भी जिराफ थे तो उनकी पीढ़ियों में ये जो है परिवर्तन हो गया।
और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में इस तरह के लक्षण पाए गए। इस तरह से ही जिराफ की गर्दन जो है लंबी हो गई है। दूसरा इन्होंने अपने प्रमाण में लिया सर्पों के पैरों का विलुप्त हो जाना। तो इन्होंने कहा पहले सांपों के जो है पैर होते थे और इनको जो है बढ़िया चलते थे, क्योंकि कुछ जो है अभी जो देखा गया इनके पाद के अवशेषी अंग जो पेल्विक गर्डल होती है हमारे पैर जहाँ से निकलते हैं, तो वो अंग जो है उसको पेल्विक गर्डल उसकी पाई जाती है जैसे पाइथन। तो उससे इन्होंने सिद्ध किया कि सांपों को पहले पैर होते थे, लेकिन इनको झाड़ियों में घुसने में फंस जाते थे और चलने में भी दिक्कत होती थी। तो ये रेंग रेंग के धीरे धीरे चलने लगे, तो इन्होंने पैरों का प्रयोग कम कर दिया। जब पैरों का प्रयोग कम कर दिया तो धीरे धीरे इनके शरीर से पैर विलुप्त हो गए। तो इन्होंने इसको भी इससे प्रमाणित किया कि इसी तरह से अंगों का प्रयोग नहीं करने से शरीर या के कोई भी अंग विलुप्त हो जाते हैं। लैमार्क का समर्थन। किन किन वैज्ञानिकों ने लैमार्क का समर्थन किया? उसमें सबसे पहले नाम आता है शुमनर का। तो शुमनर ने चूहों पर प्रयोग किया। इन्होंने देखा कि कुछ चूहे, एक ही जात के चूहों को लिया इन्होंने, उनको किसी को गर्म वातावरण में रखा, किसी को ठंडे वातावरण में रखा। तो उन्होंने देखा कि जो गर्म वातावरण में जिनको रखा है उनके कड़ पल्लव और पूंछ, जो कान की जो कान होते थे कड़ पल्लव ये, और उनकी पूंछ अधिक लंबी पाई गई। लेकिन जो ठंडे प्रदेश में रखा उनको, जिन चूहों की जातियों को उन्होंने, तो उनकी पूंछ और कड़ पल्लव छोटे पाए गए। इस प्रकार से इन्होंने प्रस्तुत किया कि लैमार्क का सिद्धांत सही है। नेक्स्ट जो इनके फेवर में जो वैज्ञानिक थे वो थे कैमरर। कैमरर की बहुत ही दुखद घटना है। कैमरर एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, लेकिन उनके साथ बहुत गलत हुआ क्या, कैमरर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो यूरोपीय जात की सेलामेंडर है, टोड है, छिपकली है, इस पे प्रयोग किया। इन्होंने देखा कि वहाँ की जो प्रजातियाँ होती थी टोड की, सेलामेंडर की, तो जिस प्रदेश में या जिस जगह पे वो रहती थी उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इनके शरीर पे काले या पीले धब्बे पाए जाते थे। तो उन्हीं पे प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, सेलामेंडर की जो प्रजाति थी उसको लिया, उसको इन्होंने एक को काले प्रकाश में रखा, एक को पीले प्रकाश में रखा, क्योंकि उन्होंने वहाँ देखा था कि उनके शरीर पे जो एरिया में रह रहे थे, ये टोड रह रहा था, सैलामेंडर रह रहा था, छिपकली रह रहे थे, इनके शरीर पे ताप का, प्रकाश का प्रभाव पड़ता था। इसीलिए इन्होंने क्या किया, उस सैलामेंडर को लेके एक को काले प्रकाश में रखा, एक सैलामेंडर को पीले प्रकाश में रखा। तो उन्होंने देखा सैलामेंडर के जो काले प्रकाश में रहता था उसके शरीर पे काले धब्बे आ गए, और जो पीले प्रकाश में रहता था उसके शरीर पर पीले धब्बे आ गए। लेकिन क्या हुआ, एक बार इनकी प्रयोगशाला का निरीक्षण करने एक वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक थे एलेक्स नोबेल, तो वो आ गए। उन्होंने देखा तो उन्होंने उन पे आरोप लगाया कि मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने उनके शरीर में कोई रंगा पदार्थ, कोई कलर पिगमेंट इंजेक्ट कर दिया है स्किन में, इसी वजह से उनके शरीर में जो धब्बे आए हैं वो काले पीले इसी वजह से आए हैं। तो इस वजह से उनकी बहुत बदनामी हुई, और बदनामी होने की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस तरह से कैमरर साहब का अंत हो गया। नेक्स्ट जो वैज्ञानिक थे मैकडूगल्स, उन्होंने लैमार्क का समर्थन किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चूहों की लगभग 40-45 पीढ़ियों तक, क्या 40-45 पीढ़ियों तक उनके चूहों की एक रास्ता, उनके भोजन के लिए एक रास्ता तैयार किया, जो कि बहुत कठिन था। उस रास्ते से उनकी पीढ़ियों को बार बार गुजारते रहे, बार बार उनकी संतानों पर प्रयोग करते रहे। तो उन्होंने देखा एक समय ऐसा आया कि उनको ट्रेनिंग कम देनी पड़ी, क्योंकि उनकी वंशागति, उनकी संतानों में वो चीज़ चला गया था कि हमें अपने भोजन के लिए किस तरह से जाना है। तो इस तरह से उन्होंने ये पुष्टि की कि उनके शरीर में या उनके वंशागत लक्षणों में वो चीज़ चली गई है, जिससे कि जो है उनको उस रास्ते का पता रहता है। जो चौथे वैज्ञानिक थे वो थे इवान पावलोव। इसका नाम तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, जब कुत्ते को भोजन देना होता था तो उससे पहले घंटी बजाते थे। जैसे घंटी बजाते थे जैसे उसको जो है लार का सिक्रीशन होने लगता था। तो एक दो बार इन्होंने क्या किया, भोजन नहीं दिया, घंटी खाली बजा दी, तो उससे क्या हुआ, उसका भोजन के लिए उसकी लार का सिक्रीशन या श्रावण होने लगा। तो इस तरह से पावलोव ने भी उसकी पुष्टि की कि यदि किसी को कंटिन्यू जो है एक तरह की प्रक्रिया की जाए, उद्दीपन दिया जाए, तो वो उसके जीन्स के द्वारा चेंजेज होके उसके संतानों में चला जाता है। वही संतानों में भी जो वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसी तरह से उन्होंने पुष्टि की कि लैमार्क का सिद्धांत सही है। लैमार्क के सिद्धांत की आलोचना। लैमार्क की सिद्धांत की आलोचना करने वाले सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे ऑगस्ट वीजमान। इन्होंने
इनके सिद्धांत का बहुत खंडन किया और इनकी थ्योरी की मूर्खतापूर्वक सिद्धांत बताया। कैसे बताया देखते हैं। इन्होंने क्या किया, चूहों पे प्रयोग किया। किस पे प्रयोग किया? चूहों पे। इन्होंने चूहों के कम से कम 20 से 22 पीढ़ियों तक लगातार उसकी पूंछ काटी। पूंछ काटने के बाद इन्होंने देखा कि एक भी संतान पूंछ विहीन उत्पन्न नहीं हुई। उसी प्रकार इन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो है लैमार्क का सिद्धांत मूर्खता से भरा हुआ है। इस तरह का कहीं नहीं होता है कि अंगों के प्रयोग या ना प्रयोग से अगर किसी के अंग विलुप्त हो जाएंगे या कार्य करते रहेंगे। तो उन्होंने इसका खंडन किया और कहा हमारे देश में जो भारतीय महिलाएं उनके लगातार कानों और नाक का छिद्र होता है, लेकिन कभी भी ऐसी कोई संतान पैदा नहीं हुई कि उसके कान और नाक पहले से छिद्रे हों। और भी कुछ उदाहरण दिए, जैसे चाइनीज में जो है वहाँ पे महिलाओं के पैर छोटे साइज करने के लिए वहाँ पे लोहे की जो है जूते पहनाए जाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी संतान ऐसी पैदा नहीं हुई वहाँ पे कि उनके पैर छोटे हों। इस तरह से और भी देखा जाए तो जैसे हमारे यहाँ देश में मुस्लिम जो सोसाइटी है उसमें भी खतना का काम किया जाता है। खतना का प्रयोग के बाद भी जो है अभी तक कोई भी संतान ऐसी नहीं हो जो पहले से ही इसका खतना हो। इस तरह से बीजमान ने इसको खंडन किया और एक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा जब तक किसी जीव के जन्म द्रव्य में परिवर्तन नहीं होगा जब तक वह अगली पीढ़ी में नहीं आएगा। उसी के आधार पर इन्होंने जन्म द्रव्य के निरंतरता का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म इसको कहा गया। इसके आधार पर इन्होंने बताया कि ये परिवर्तन तभी आते हैं जब, जैसे देखा जाए, जब भी किसी संतान की उत्पत्ति होती है तो उसके लिए युग्मक कोशिकाओं का मिलन होता है। युग्मक कोशिकाएं दो होती हैं, मेल की और फीमेल की। मेल की युग्मक कोशिका को स्पर्म कहा जाता है या शुक्राणु कहा जाता है। फीमेल की युग्मक कोशिका को ओवा या अंडा कहा जाता है। तो ये दोनों का निषेचन होता है। निषेचन के बाद जायगोट बनता है। उसके बाद भ्रूण अवस्था में ही इन कोशिकाओं का विभाजन हो जाता है, जिसे जनन कोशिका या जन्म द्रव्य या कायिक द्रव्य कहलाता है। तो जब तक परिवर्तन उसके जन्म द्रव्य में नहीं होता है जब तक वो उसके शरीर में या वंशागत नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि भले ही कायिक द्रव्य में परिवर्तन हो जाए, लेकिन जब तक वो जन्म द्रव्य को प्रभावित नहीं करेगा जब तक वो अगली पीढ़ी में नहीं आएगा। तो इन्होंने कहा जब वंशागत में परिवर्तन तभी होता है जब वातावरणीय कंडीशन के अकॉर्डिंग, जब वो कायिक द्रव्य में परिवर्तित होकर जन्म द्रव्य को इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, तभी वो वंशागत होगा। तो हम लैमार्किज्म या नव लैमार्कवाद में देखेंगे कि जैसे कि कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं या हमारे समाज में कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं या हम इस तरह की गतिविधियां करते हैं, तो उसमें देखते हैं ये सब परिवर्तन जो होते हैं वो दैहिक परिवर्तन होते हैं। वो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे आप देखते हैं आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, कुछ बॉयज़ भी जो है ईयर रिंग्स पहनते हैं या नाक में छिदवा लेते हैं, इधर छेद करवा लेते हैं, या उनके पहनावे में परिवर्तन हो रहा है। तो ये सब एक्सटर्नल चेंजेज हैं, ये उनके दैहिक परिवर्तन हैं, ये उनके जन्म द्रव्य में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जब तक कोई परिवर्तन दैहिक परिवर्तन से जन्म द्रव्य में परिवर्तन नहीं होगा वो वंशागत नहीं होगा। ये न्यू लैमार्किज्म में बीजमान ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उनके अकॉर्डिंग जब तक जीवों के भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होने के साथ साथ उसके दैहिक में परिवर्तन होने चाहिए। दैहिक में परिवर्तन होने के बाद में वो परिवर्तन उसके जन्म द्रव्य में होने चाहिए। जन्म द्रव्य के बाद वो गुणसूत्र या जीन्स को प्रभावित करेगा, तभी वो अगली पीढ़ी में वंशागत होगा। इस तरह से बीजमान ने न्यू लैमार्किज्म की व्याख्या की। यदि हम लैमार्कवाद के सिद्धांत को और न्यू लैमार्कवाद के सिद्धांत को अगर हम तुलना करें तो देखेंगे जो लैमार्कवाद का सिद्धांत था वो जीवों की आंतरिक शक्तियों की व्याख्या करता था। वो कहता था कि जीवों की आंतरिक शक्तियों या उसके दैहिक में जो परिवर्तन होते हैं वो वंशागत होते हैं। लेकिन जो न्यू लैमार्किज्म है या नव लैमार्कवाद है वो इसकी पुष्टि को नकारता है। यदि हम दूसरा पॉइंट देखेंगे लैमार्कवाद का, लैमार्कवाद ने अंगों के प्रयोग व अनुप्रयोग के आधार पे व्याख्या की। उन्होंने कहा जो अंगों का प्रयोग होगा वही जो अगली पीढ़ी में जाएंगे, नहीं होगा तो विलुप्त हो जाएंगे या अवशोषी हो जाएंगे। लेकिन जो न्यू लैमार्किज्म है वो इसकी पुष्टि को नकारता है। यदि हम देखेंगे तीसरा पॉइंट जो लैमार्कवाद में आता है वो कहता है कि जो लक्षण हम वातावरण से उपर्जित करते हैं वो सभी ट्रांसफर होते हैं दूसरी पीढ़ी में, लेकिन
जो नियो लैमार्किज्म है वो ये कहता है कि वातावरण में जो लक्षण हम उपार्जित करते हैं या वातावरण से प्राप्त करते हैं, उनकी कंडीशन में, एनवायरनमेंट में रह के जो हम एडॉप्ट करते हैं अपने शरीर में, वो लक्षण सिर्फ वही ट्रांसफर होते हैं जो दैहिक कोशिकाओं से होते हुए जन्मद्रव्य में जाते हैं। जन्मद्रव्य के बाद में वो गुणसूत्र या जीन्स को प्रभावित करते हैं। इस तरह से लैमार्कवाद का सिद्धांत खत्म होता है। हो सकता है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। धन्यवाद।